गुड मॉर्निंग। हम लोग आज डीपीएसपी के दूसरे क्लास पर बात कर रहे हैं। कल हमने डीपीएसपी पे अपनी बातचीत शुरू की थी और जिसमें कि आप लोगों से अनुच्छेद 36 से शुरू करके अनुच्छेद 43 तक बात हो गई थी और 44 की मैंने हेडिंग डलवा दी थी। तो आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ये हेडिंग डलवा दी थी। कहा था इसको आप देख लीजिए, कल इसी पे बात करते हुए हम अपना क्लास शुरू करेंगे। देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि ये संहिता का मामला क्या है। देश में जो कानून है, कानूनों को हम हिंदी में संहिता कहते हैं, इंग्लिश में कोड कहते हैं। तो जो विधि के विधान है, जो कानून है, उनको एक जगह संकलित कर दिया जाता है तो उसको संहिता हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में वही कहलाता है कोड। तो जो क्रिमिनल कोड है, वो इंडियन पीनल कोड जो है, वो तो जो भी फौजदारी के मामले हैं उसमें सबको एक जैसा मिलता है कि अगर जो किसी ने चोरी की है तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हम उसको वही सजा देंगे। लेकिन जब सिविल मामलों की बात आती है तो भारत में अभी सामान्यतः जो पर्सनल कोड हैं उनकी बात होती है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम। तो अब हिंदुओं के लिए अलग सिविल के कानून हैं और मुस्लिमों के लिए सिविल के अलग कानून हैं। सिविल कानून कहने का मतलब जिसमें विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, परिवार के मामले आते हैं। तो विवाह को लेकर जो कानून हैं, अब वो हिंदू समाज के लिए अलग होंगे, मुस्लिम समाज के लिए अलग होंगे। तो एक ही देश में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग तरह के कानून कैसे हो सकते हैं आधुनिक समाज में, लोकतंत्र में। इसलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जो मुस्लिम समाज है उसके यहाँ जो मुस्लिम लॉ लागू है वो दरअसल शरीयत पर आधारित है और शरीयत से अलग होकर वो कानूनों को सोच नहीं सकते। इसीलिए जैसे उसमें 3 तलाक है या ये सारी चीजें हैं, बाकी विधिवत सारी चीजें किताब में और रोज मीडिया में, अखबारों में और पत्रिकाओं में आता है, आप जानते हो। हम सिर्फ उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, व्यवहारिक पक्ष पे बात कर रहा हूँ कि जैसे आप हिंदू परिवारों में देखोगे, जब देश को आजादी मिली तो सबसे पहले नेहरू ने इस पे जोर दिया कि हम हिंदू कोड बिल लागू करेंगे और देश का पहला आम चुनाव तक नहीं हुआ था। नेहरू और अंबेडकर कोड बिल बना के ले आए और हिंदू धर्म के जितने भी ठेकेदार थे उन्होंने इसका बड़ी ताकत से विरोध शुरू किया। उनका कहना था कि हिंदू कोड बिल लागू नहीं होगा। जितने भी धर्म के ठेकेदार थे, जब नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए जाके इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा से नामांकन किया तो उनके विरुद्ध ब्रह्मचारी जी ने नामांकन किया और ब्रह्मचारी जी के समर्थन में सभी हिंदू समाज और साधु समाज था, जिसने कहा कि नेहरू, हिंदू कोड बिल पर हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे और हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने देंगे। लेकिन नेहरू ने आधुनिक कोड बिल, उसको नाम जरूर हिंदू कोड बिल दिया, लेकिन दरअसल वो कौन सा कोड बिल है? जो आधुनिक समाज का कोड बिल है, वो सिविल संहिता उन्होंने तैयार की और नेहरू ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा। बड़ा खतरा था कि नेहरू देश के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे, संविधान सभा में सदन के नेता रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री की भूमिका में थे और पहला चुनाव लड़ने जा रहे थे और हार भी सकते थे। लेकिन नेहरू ने उस पर जिद की, मुस्लिमों के लिए नहीं की लेकिन हिंदुओं के लिए उस पर नेहरू ने जिद की और फाइनली जब वो जीत के आए और दोबारा संसद बनी तो हिंदू कोड बिल लागू हो गया। उसी का परिणाम है कि आज हिंदू समाज में महिलाओं को पुरुषों की बराबरी के अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आज हिंदू समाज में, हिंदू परिवारों में अगर जो किसी भी महिला के साथ कोई भी घरेलू हिंसा होती है, अपराध होता है, विवाह या तलाक, सामान्यतः मैं मजाक में कहता हूं कि मैं हिंदू परिवार से हूं, मैं अभी अपनी पत्नी को जाके कहूं तलाक 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 तो वो चप्पल निकालेगी, मारेगी, तलाक तलाक तलाक। लेकिन मुस्लिम परिवार में यह संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर अब जरूर सरकार ने कानून बना के 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया, नहीं तो 3 तलाक की घटनाएं, मुस्लिम समाज में महिलाओं के शोषण की जो घटनाएं, जिस तरह की वहां व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उनको
पढ़ा लिखा आधुनिक मुस्लिम समाज भी उन्हें नहीं स्वीकारता है, और जो परिवार पढ़ लिख गए हैं वो उस ढकोसले से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है, वहां धर्म के ठेकेदार हमेशा शोषण करते रहते हैं। तो ये धर्म के ठेकेदारों की लड़ाई खत्म करने के लिए सिविल संहिता की वकालत होती है, बात होती है। और यह सामान्यतः माना जाना चाहिए कि जिस देश में एक संविधान लागू है, जहां पे फौजदारी के सभी कानून सभी के लिए समान है, वहां पे सिविल के भी सभी कानून सभी के लिए समान होने चाहिए। और इसके लिए संविधान में, जब संविधान लिखा गया 26 जनवरी 1950 को ही तय कर दिया गया कि नागरिकों के लिए एक समान संहिता बनाएगा। आगे लिखा है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब ये राज्य का कर्तव्य है कि ये राज्य करेगा, लेकिन राज्य ने आज तक नहीं किया। 70 साल से अधिक का समय बीत जाने पर भी आप इसके लिए प्रयासरत नहीं दिख रहे हैं। तो अब जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है, उसके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में यह मुद्दा रहता है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज चिढ़ता है। मुस्लिम समाज का कहना है कि नहीं, हमारे शरीयत के कानून रहेंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद भी अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी पूछता है कि इस पे आपका क्या स्टैंड है, लेकिन सरकार कह रही कि हम उस पर काम कर रहे हैं। और अभी सूत्रों के अनुसार ये खबर आई थी कि सरकार ने समान सिविल संहिता का ड्राफ्ट कर लिया है और संसद में ये पेश हो जाएगा। अगर जो ऐसा होता है तो ये राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा। प्रथम दृष्टया कुछ लोगों को लग सकता है कि ये किसी समाज के विरोध में है, लेकिन अंततः इसका परिणाम सुखद होगा। ये हमने व्यवहारिक पक्ष तुम्हारे सामने रख दिया। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, बाकी मैगजीन में रोज आर्टिकल आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, आप उनको समझिए, पढ़िए। तुम्हारी किताब में लक्ष्मीकांत ने भी सामान्य सूचनाएं दे रखी हैं, उनको देख लीजिए। ये हो गई हमारी बात 44 की। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में डालते रहिए। सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग, जो बाद में जुड़े हैं हमारे साथ। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के नजरिए से, क्योंकि इसमें जो बदलाव हुआ है उससे यह अनुच्छेद एफडी, एफआर और डीपीएसपी सभी को संबोधित करने लगा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। वो अभी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो हेडिंग डालिए अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा, आराम से आप समझ लीजिए। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अब इसको पहले मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसका नीचे डिटेल लिखा दूंगा, एक फिगर बनवा दूंगा, जिससे हमेशा याद हो जाएगा तुम्हें। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। भाषा क्या है? राज्य क्या करेगा कि 6 साल की आयु तक के बच्चों के लिए उनकी देखभाल, उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। हमने जब कल डीपीएसपी शुरू किया था तो आपको यह बिंदु स्पष्ट कर दिया था कि डीपीएसपी के आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, राज्य को बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसे पूरा करें, लेकिन एफआर के लिए राज्य बाध्य होता है उनको पूरा करने के लिए, और आप उनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले लेते हैं। यहां पर राज्य क्या कह रहा है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रयास करेगा। अब यहीं पर रोक कर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, नोट करके लिख लो। इस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन 2002 से संशोधन हुआ। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ 45 में, और वो कब हुआ? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ये क्या था? डीपीएसपी। कौन सा आर्टिकल? 45। 45 में क्या कब चेंज हुआ? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब? 2002। डीपीएसपी के 45वें अनुच्छेद में 86
अमेंडमेंट 2002, ये पहली सूचना तुम याद रखो। अब इस अमेंडमेंट से पहले इस अनुच्छेद की भाषा क्या थी? अब मैं इस अमेंडमेंट से पहले की बात बता रहा हूं, डीपीएसपी के ही अनुच्छेद 45। तो इसमें लिखा था 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की देख रेख और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करने का प्रयास करेगा। हमने कल भी ये बात बताई थी कि डीपीएसपी राज्य के जो कर्तव्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए या आर्थिक असमानताएं खत्म करने के लिए, उनके लिए ये कहा गया है कि राज्य जैसे जैसे सशक्त होता जाएगा, डीपीएसपी को अधिकार के रूप में नागरिकों को प्राप्त कराता जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत भी जब सरकार को ये लगा, जब राज्य को ये लगा कि अब हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो 0 से 14 साल तक के आयु के जो बालक थे उनको 2 हिस्सों में राज्य ने बांट दिया। एक हिस्सा क्या हो गया 0 से 6 और दूसरा हो गया 6 से 14। ठीक, ये बंटवारा कहां से हुआ? ये बंटवारा इस अमेंडमेंट से हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 हिस्सों में बांट दिया। राज्य ने कहा कि अब हम इतने सशक्त हो गए हैं कि 6 साल से बड़े और 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं अनिवार्य रूप से, निःशुल्क रूप से, और जो 0 से 6 वाले हैं उनके लिए अभी हम ताकतवर नहीं हुए हैं, इतने लोग मेरे पास नहीं हैं जो 0 से 6 साल के बच्चों की नैपी और क्या वो बदलना होता है, डायपर बदल सकें या नाक पोंछ सकें, इसलिए इनको तो हमने कहा रहने दिया डीपीएसपी, जो कि अभी आपको लिखा के आया डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब पार्ट 4, ठीक। और 6 से 14 को हमने कहा भेज दिया? एफआर। एफआर मतलब पार्ट 3, किस आर्टिकल में भेज दी? ये डीपीएसपी के किस आर्टिकल में? 45 में। और ये हमने कहा भेज दिया? 21A। क्लियर? अब 6 से 14 साल वाला एफआर 21A याद करो, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षण प्राप्त कराएगा। ये राज्य का अब अधिकार बन गया, बात योग्य हो गया कि लोग इसके लिए मांग कर सकते हैं। 0 से 6 वाले हमने डीपीएसपी में ही रखे। इन्हीं 6 से 14 के लिए एक अगला और बदलाव है जो भी आपको पढ़ाएंगे। इसी में हमने मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया, अभिभावकों के लिए और माता पिता के लिए, कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय भेजेंगे। ये किस भाग में हुआ? तो पार्ट 4A और एफडी। आर्टिकल यहां पे क्या है? आर्टिकल 51A, ठीक। 51A में एफडी में भी बदलाव हुआ। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने कहा एक ये अमेंडमेंट है जो 86 अमेंडमेंट 2002, ये एक साथ कितनी जगह रिलेट हो रहा? 45 से, एफआर में 21A से और एफडी में 51A से। एक ऐसा अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ, वो एक साथ मूल अधिकारों को, मूल कर्तव्यों को और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को प्रभावित कर रहा है। पूरी ये कहानी है आर्टिकल 45 की। इसलिए ये 45 महत्वपूर्ण है और इसी में शिक्षा का अधिकार छुपा हुआ है और आप लोग इसको समझ सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे अभी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने ये फिगर बना के तुम्हें समझा दिया कि यही राज्य की कसम है कि डीपीएसपी में जितने भी तत्व दिए गए हैं, डीपीएसपी के तत्व क्या है? राज्य के कर्तव्य। और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में, 37 में, कि यह शासन में मूलभूत होंगे और विधि बनाने के दौरान राज्य इनका पालन करेगा कर्तव्य के रूप में। लेकिन जैसे जैसे राज्य सशक्त होता जाएगा, आपने वो स्टेटमेंट आज अगर जो किताब पढ़ी होगी, मैंने कल कहा था कि डीपीएसपी के बारे में लोगों ने अलग अलग कमेंट किए, अंबेडकर साहब से इस पे बहस हुई
कि इनको क्यों न बाध्यकारी बनाया जाए, वाद योग्य बनाया जाए। तो उनका कहना था जो राज्य अभी खड़ा होना शुरू हुआ है वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा अगर जो इतना बर्डन हो जाएगा स्टेट पर। इसलिए इन्हें अभी हम डीपीएसपी भाग 4 कर्तव्य में रखेंगे और राज्य जैसे जैसे सशक्त होता जाएगा या 5 साल बाद जनता के सामने जब वोट मांगने जाएगी सरकार तो जनता पूछेगी कि डीपीएसपी पर आपने क्या किया, तो सरकारें मजबूर होंगी और डीपीएसपी के तत्वों को लागू कराएंगे। ये अंबेडकर साहब की सोच थी। लेकिन बड़े माफी मांगते हुए बड़े सरल शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि अंबेडकर साहब से एक चूक हो गई कि उनको ये नहीं अनुमान था कि इन डीपीएसपी की समझ भारत की जनता को कब तक हो पाएगी। आज आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हो तो हमसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आप याद करो कि कितने लोग भारत में होंगे जो अपने डीपीएसपी जानते हैं और वोट मांगते समय कितने लोग अपने प्रतिनिधियों से डीपीएसपी पे बात करते होंगे। अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमने 5 साल बाद जो चुनाव की प्रक्रिया बनाई है वो इन डीपीएसपी को मजबूत करेगी। तभी लोगों ने कहा था ये सिर्फ पवित्र आत्माओं के संकल्प हैं, ये सिर्फ भविष्य के, इसी के लिए इसको कहा गया कि एक पोस्ट डेटेड चेक है, बाद में हम जब हम पे पैसा होगा। पोस्ट डेटेड चेक क्या कि सरकार कह रही है कि हम तुम्हें डीपीएसपी देंगे जब देने लायक होंगे। तो 45 के संदर्भ में हमने बताया कि इसमें राज्य, तुम्हारे सामने उदाहरण है कि 0 से 14 था 2002 से पहले, 2002 में हमने बदलाव करके 0 से 6 और 6 से 14 दो हिस्सों में बालकों को बांट दिया। 0 से 6 वाले तो अभी भी वही रह गए कि इनके लिए राज्य प्रयास करेगा, लेकिन इनके लिए सक्षम हो गया तो राज्य ने कहा आज से ही मैं इनको अनिवार्य शिक्षा दूंगा और वो 21 में प्रावधान कर दिया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। महत्वपूर्ण था इसलिए बताया कि ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 डीपीएसपी, एफआर, एफडी तीनों को संबोधित करता है। तो इसकी क्या कहानी? क्लियर है तो हेडिंग डालिए आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 46 की हेडिंग लिख दिया करो यार, कमेंट लिखते रहा करो। यस सर समझ में आ गया क्या? हमें पता ही नहीं लग रहा है क्लास में कहाँ हो तुम लोग, हो भी कि नहीं हो। स्क्रीन में पढ़ाने में बड़ा तकलीफ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया है तो यस लिख दो, नहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम लोग तो माटी के मदार बने बैठे रहते हो उधर। खैर 46 की हेडिंग क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक, क्या कहा गया इसमें? बेटा अभी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा तो ना एक लाइन में उत्तर दे रहा नहीं। ये ध्यान रखना, जो भाग 3 है वो वाद योग्य है, कोर्ट में जा सकते हो। भाग 4 में नहीं जा सकते। और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां जोड़ा है? 4A में, मतलब 4A में आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। सर क्लियर है? सब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है? ठीक है। 46 की हेडिंग क्या है? इसमें SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन की बात कही गई है। अदर वीकर सेक्शन तो ओबीसी भी आ गए। तो SC, ST और ओबीसी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी। क्या पूछा है बेटा? कोई काम करने आया वो मर गया तब क्या होगा? मतलब कोई काम करने आया वो मर गया, किस संदर्भ में मर गया? कोई काम करने आया और वो मर गया। सर कोई सर्वेंट काम करने आया, उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? वो बेटा कहाँ काम करने आया? वो सरकारी मतलब संगठित क्षेत्र में है, असंगठित क्षेत्र में है, और
किस तरह से दुर्घटना हुई है, कैसे मर गया, उससे तय होगा ना बेटा। अब जो पुलिस वाले अभी मरे हैं वो भी इसी तरह से काम पे थे, ड्यूटी पे उनकी डेथ हुई है, ड्यूटी लागू कर रहे थे। तुम किस संदर्भ में क्या पूछ रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, थोड़ा और क्लियर लिख के भेजना तो बता दूंगा। 46 लिखिए, प्राइवेट में है तो कोई इंडिविजुअल केस होगा बेटा, फोन पे हमसे पूछ लेना कि इस केस में हम कहाँ मदद पा सकते हैं, या किसी लीगल वकील से मदद लेना। इसका यहाँ डीपीएसपी से क्या मतलब। अगर जो कोई सर्वेंट कहीं काम कर रहा है, उसकी डेथ हो गई, किन परिस्थितियों में हुई है, जोखिम में काम था, उसके सुरक्षा उपकरण पूरे थे या नहीं थे, तो वो बेटा हम इंडिविजुअल बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, वो फोन कर लेना। डीपीएसपी में ये कहाँ जुड़ रहा मैं नहीं समझा। इसमें क्या बताया, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इस चीज पे ध्यान रखना, शिक्षा के लिए और उनकी आर्थिक सुधार के लिए। किसके लिए सरकार प्रयास करेगी, एससी एसटी और ओबीसी, इसके लिए कर रही है, हाँ कर रही है। क्या आगे लिखा है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। क्या कहा गया इसमें कि जो राज्य है वो सावधानी पूर्वक ये कार्य करेगा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, एससी एसटी के लिए शिक्षा और अर्थ के, तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसको अभी कंपलसरी रूप में नहीं, लेकिन राज्य के प्रयास के रूप में, और हर जगह ऐसी योजनाएं हैं जिनसे ये लाभ आपको प्राप्त होता है। ये हो गया 46। अगला अनुच्छेद 47। 47 हमेशा चर्चित रहता है, इसका कारण अभी बता दूंगा कि क्यों रहता है। इलेक्शन के टाइम पे अपने मैनिफेस्टो को हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, पर जब जीतने के बाद अपने कहे अनुसार पर खरे नहीं उतरते हैं तो हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ बेटा, वोट दे दिया 5 साल, फिर कुछ नहीं कर सकते। क्या हम मैनिफेस्टो को स्टाम्प पेपर पर लिखवा के पूरा न होने पे कोर्ट तक इस टॉपिक को ले जा सकते हैं? बेटा, कोई राजनेता तुम्हें स्टाम्प पर लिख कर नहीं देगा। तुम जो इतना पढ़ लिख के सोच रहे हो, उस आधार पर कोई तुमसे वोट ही मांगने नहीं आता। वोट तो तय होते हैं, रुपया बंटता है उससे। सर, जैसे दिल्ली में फैक्ट्री में लोगों की डेथ हो गई तो राज्य का कर्तव्य है सर कि वो उनकी फैमिली की हेल्प करे। हाँ, और राज्य कहता है मैंने की। जब भी कोई दुर्घटना होती है तुरंत राज्य घोषणा करता है कि इन लोगों को ये आर्थिक मदद दी जाएगी। ऐसा हमेशा होता रहता है। ठीक बेटा, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य ये काम करता है, लेकिन वो कितने फायदे का और कितने नुकसान का होता है वो अलग बात है। कितनी मदद करता है, क्या होता है, कागजों में क्या होता है, आप देखोगे जिस पे जनता का प्रेशर होता है वहां तो राज्य बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता देता है, और जहां जनता का प्रेशर नहीं होता वहां नहीं देता है। वो तो राजनीति है। स्टाम्प पे तुम मैनिफेस्टो कभी नहीं लिखवा सकते, कोई नेता नहीं लिखेगा, कहेगा तुम अपना वोट ही मत देना। हाँ, सबको एक समान ही समझा जाता है बेटा। आर्टिकल 14 जब समझाया था ना, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो उसी आर्टिकल में सब कुछ छुपा हुआ है। और उस आर्टिकल में जब तक लोग असमान हैं तब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। जिस दिन भारत में सभी लोग समान हो जाएंगे उस दिन अपने आप सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल की कट ऑफ एक बराबर आ जाएगी उसी दिन रिजर्वेशन अपना अर्थ खो देगा। है, चलो अब आगे आओ। ये सब तो मुद्दे ऐसे ही बहस वाले, राजनीति वाले हैं। 47 में क्या लिखा हुआ है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। हेडिंग ध्यान से फिर समझ लीजिए।
बेटा, जब कोई कानून बनाया जाता है तो वो अपने आप न्यायालय में अपील करने लायक हो जाता है, लेकिन वो एफआर होगा या नहीं होगा। अगर जो एफआर होगा तो यदि एफआर हो जाएगा तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन अगर जो वो विधिक है, स्ट्यूटरी लॉ है, तो स्ट्यूटरी लॉ के मामले में जो नियत प्रक्रिया होगी उसी कानून के तहत उसका पालन होगा। सर कोई समान होना ही नहीं चाहता। अरे नहीं बेटा, सब समान होना चाहते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है सच बोलने को, मगर हौसला नहीं होता है। परेशान न हो, उस मुद्दे को छोड़ दो, रिजर्वेशन पे बात मत किया करो यार, बड़ा राजनीतिक हो गया है। ठीक, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इसमें साफ साफ ड्यूटी दी गई है स्टेट की। क्या क्या? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। इसीलिए मोदी जी 1 किलो चना भी दे रहे हैं। ठीक, पहला तुम्हारा कर्तव्य राज्य का है कि लोगों का पोषाहार स्तर अच्छा किया जाए। फिर राज्य का कर्तव्य है कि जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड। फिर लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य क्या? पब्लिक हेल्थ, सभी लोग स्वस्थ हों, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो। क्या लिखा है? राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। ये उसका प्राथमिक कर्तव्य होगा। तीनों चीजें लिख ली। पहली चीज क्या? न्यूट्रिशन लेवल, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड, तीसरा पब्लिक हेल्थ। फिर इसी में जुड़ा हुआ है और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य का यह उद्देश्य होगा कि वह नशीली चीजों के उपभोग पर रोक लगाने की कोशिश करे। इसी अनुच्छेद 47 में आगे लिख लो शराबबंदी। शराबबंदी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद से होता है? राज्य के कर्तव्यों में कहां पर लिखा हुआ है कि राज्य को मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए? ये क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि यह लोक स्वास्थ्य के विरोध में है, पब्लिक हेल्थ के अपोज में होने के कारण कहा जाता है कि लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य को इस पर रोक लगानी चाहिए। और बहुत सारे राज्यों ने इस पर कार्यवाही की है, कुछ राज्यों ने नहीं की है। अभी कोरोना काल में आपने बड़ा अच्छा घटनाक्रम देखा था कि अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले लोगों ने अपने कंधे पर उठा ली थी। ये बड़ा विसंगति है कि एक तरफ राज्य का कर्तव्य है कि मादक पदार्थों की बिक्री पर वो रोक लगाए और दूसरी तरफ राज्य किस तरह से मादक पदार्थों की बिक्री को बढ़ा रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा कि शराब की जो नई नीति है वो किस तरह से तय हो रही है, जिसमें हर रेस्टोरेंट में हर जगह कहीं भी आपको शराब उपलब्ध हो जाएगी, यूरोप की तरह। ये नई नीतियां बन रही हैं। बट सर कोरोना काल में सबसे पहले शराब की ही दुकान खुली थी, पर सर यहाँ लॉकडाउन में अगर कोई चीज ओपन हुई कि शराब की शॉप ही ओपन हुई, बिल्कुल सर गुरु बेटा वही कह रहा हूं, तुम लोग भी जानते हो राज्य अपना कर्तव्य निभा रहा है या नहीं निभा रहा, ये तुम खुद जानो। डीपीएसपी जो लोग जानते हैं वो कितने प्रतिशत है, अभी बताया था ना। अंबेडकर साहब से मैं बड़ी माफी मांगते हुए कहता हूं, ये भूल उनसे हो गई थी। बिल्कुल बेटा, डीपीएसपी के विरुद्ध है समीक्षा। इस पे तो जनता के पढ़े लिखे लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि आर्टिकल 47 में साफ साफ ये लिखा हुआ है और राज्य अपने कर्तव्य के विमुख होकर कार्य कर रहा है। लेकिन शराब का सेवन करने वाले लोग तो अर्थव्यवस्था के बाहक हैं। फिर सर गवर्नमेंट ने क्यों लॉकडाउन में सबसे पहले रेवेन्यू के नाम पर खोल दिया दुकान? अब बेटा यही तो अंबेडकर साहब तुम्हें जिम्मेदारी दे गए थे दीप्ति, कि तुम जाके राज्य से पूछना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जब तुम्हारी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, लोक स्वास्थ्य सुधारो, और रेवेन्यू के लिए ओपन करनी पड़ी थी शॉप। बेटा मैं बड़ा माफी चाहते हुए एक बात सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाहता था, ओपन प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन अब तुम लोग इतना कह रहे तो बोल देता हूं।
रेवेन्यू कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, शराब माफियाओं के दबाव में वो निर्णय हुआ था। ठीक है, शराब माफियाओं की जो लॉबी है वो इतनी ताकतवर है कि सरकार को घुटने टेक देने होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू तो मुद्दा बनाया जाता है और कहा जाता है। दरअसल शराब माफियाओं ने लॉकडाउन के दौरान चोरी छुपे शराब का सारा स्टॉक खत्म कर लिया था और मार्च खत्म होने वाला था। आबकारी नीति के तहत स्टॉक कहां से दिखाते, इसलिए दुकान ओपन कराई गई और दुकान ओपन होने के नाम पर यह दिखा दिया गया कि सारी शराब बिक गई है। जो शराब माफियाओं की लॉबी है वही सरकार को फंडिंग करते हैं, वही चुनावी पार्टियों को फंडिंग करते हैं और इस आधार पर ये चीजें होती हैं। अब हुआ स्पष्ट। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अब तुम लोग ये बात जान जाओ। हाँ, राज्य का कर्तव्य था कि शराबबंदी होनी चाहिए और इसीलिए गुजरात सरकार और बिहार सरकार शराबबंदी किए हुए है। किसी सरकार का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब बिहार ने अपने यहां शराबबंदी की तब उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद बिहार बॉर्डर पर बहुत सारी दुकानें खोल दी गई थी, जिससे बिहार के लोग यूपी में आके शराब खरीद के जाएं और यूपी का रेवेन्यू बढ़े। ये सब कहने की बातें होती हैं, लॉबी काम करती है। उसकी कंट्रोलिंग बॉडी बेटा आप लोग हो। आज फिर तुम डीजी फोर्स क्लासेस नाम सही रखा करो, जो पब्लिक की राय लेकर काम करे। यार पब्लिक ही अपने आप में है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इससे बड़ी ताकत संविधान में नहीं है। पहला हमारा क्लास का वीडियो पड़ा हुआ है, आज बेटा तुम देखना। स्टेट बेटा हमेशा दबाव में होता है, क्योंकि स्टेट राजनीति से आता है। प्रगति कह रही अब जाकर क्लियर हो गया। अरे तुम लोग हमारी ये कोचिंग धंधा बंद कराओगे, सरकार के खिलाफ बुलवा दोगे हमें उकसा उकसा के, और फिर एक दिन डीएम साहब नोटिस जारी करके हमारे बोलने पर प्रतिबंध लगा देंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ाया है ना, कहेंगे त्रिपाठी जी आपके क्लास लेने के कारण कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए अब आपके क्लास लेने पर राज्य रोक लगाता है। तुम लोग यही चाहते हो ना बेटा, लेकिन 5 साल तक तो पब्लिक कुछ नहीं कर सकती ना, फिर क्या फायदा वी द पीपल का। तो 5 साल बाद करो ना। अभी तक देश में 15 बार चुनाव हो चुका है, तब सोते रहे। अभी फिर मौका आ रहा है 2022 में और 2024 में। ठीक बेटा, ए बेटा पीयूष तुम हमें मरवा दो, आप तो खुद में सरकार है। चलो पढ़ो, तुम लोग तो जबरदस्ती की बातें करने लगते हो। समझ गए? आर्टिकल 47 में हाईलाइट करके लिख लेना कि शराबबंदी मद्य निषेध का प्रावधान यहीं पर है। ठीक, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, और इसी कर्तव्य के साथ आगे जुड़ा हुआ है कि राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करेगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? और जब क्या क्या तुम लिख के भेज रहे हैं, सर किसी गवर्नमेंट के गलत करने पर 5 साल इंतजार करना बहुत लगता है। हाँ बेटा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही अंतर होता है। पिछला वीडियो आज आप लोग जाके देखो, तब ध्यान से सुनते नहीं हो क्लास, डांट लगाऊंगा। उसमें मैंने बताया था ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कंट्रोल ऑन रिप्रेजेंटेटिव बाई पब्लिक। स्विट्जरलैंड में गया था, उनकी पार्लियामेंट भी देख के आया हूं, वहां की पूरी व्यवस्था देख के आया हूं। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहां की पब्लिक इतनी अवेयर और ताकतवर है कि सरकार को उसके आगे झुकना पड़ता है। जनता की आवाज हर समय सरकार को। एक देश में अभियान चला था जिसमें लगा था कि बिना डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की गई थी, और उसने अपनी सरकार बना ली, और आज वो सरकार सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार सरकार है, पूरा देश जान रहा है। ठीक,
यशवंत ने कहा था सर आपको चुनाव लड़ना चाहिए। यार तुम लोग साथ दे दो तो लड़ ही जाओ, हर सरकार का यही आलम है। बिल्कुल सही बात है, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आप समझाएं, समझ में आए। सर शराब माफियों का इतना दबदबा क्यों होता है? बेटा शराब माफिया पैसे से बहुत ताकतवर होते हैं। आप लोगों को हम नाम नहीं लेना चाह रहे यहाँ पर, आप लोग भी अखबारों से सुनते रहते हो। शराब माफिया का दबाव इसलिए होता है कि जब पार्टियां चुनाव में जाती हैं तो चुनाव में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो कहां से आता है? जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो इन्हीं बिजनेसमैन शराब माफियाओं से आते हैं। तो जब वो आपको पैसा देते हैं, आपके चुनाव को स्पॉन्सर करते हैं, तो बाद में आपको उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आपको उस वहां तक पहुंचाने की भूमिका में वही रहे हैं। आज की खबर पढ़ी है कि रिलायंस का टर्नओवर कहां तक पहुंच गया है। आज की खबर है, जाके पढ़ो। क्यों? क्योंकि सरकार उसको साथ दे रही है। शराब माफियाओं का दबदबा, ओके सर आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप इलेक्शन में भी जाइए। चलो थैंक यू। महावियोग भी लगना चाहे तो कैसे लगे? महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है और महाभियोग जैसी प्रक्रिया कुछ संवैधानिक पदों पर है। चूंकि रिकॉल नहीं होगा तब तक हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वापस नहीं बुला पाएंगे। हमारे यहाँ कंट्रोल ऑन रिप्रेजेंटेटिव बाई रिप्रेजेंटेटिव है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों पर चुने हुए प्रतिनिधि ही नियंत्रण कर सकते हैं, जनता 5 साल नियंत्रण नहीं कर सकती। सर आपने हाल में विदेशी, अरे यार टाइम ही नहीं मिलता, बहुत मन है। सर कब न्यू सरकार बनी थी तब हमारे सीएम जी ने शराब के बहुत प्रतिबंध लगाने की, बट अब ऐसा क्या हो गया सर? हाँ बेटा, मैं बड़े भरोसे से ये बात कह रहा हूं। मैं सूत्र नहीं बता सकता, मैं आधार नहीं दे सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब कुर्सी संभाली थी, आप लोग जानते हो कि वो एक मठ से आते हैं और पूजा पाठ से जुड़े हुए आदमी हैं। उन्होंने पहली बैठक में यही बात की थी कि हमें उत्तर प्रदेश में शराब बंद करनी है। लेकिन जो राजनीति होती है, जो पार्टी होती है, जो अधिकारी होते हैं, उनके भी अपने सिंडिकेट होते हैं और वहां ये कहा गया कि अगर जो आपने शराबबंदी का निर्णय लिया तो उत्तर प्रदेश में आप सरकार ही नहीं चला पाएंगे, उत्तर प्रदेश ही टूट फूट जाएगा, आप मुख्यमंत्री ही नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने उस पर चुप्पी साध ली। इलेक्शन में हेल्प करते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल सही तुम्हारा आंसर है। अपोजिशन को बिल्कुल दबा दिया है। बेटा अपोजिशन भी तो रह चुका है 5 साल पहले, किस अपोजिशन की बात कर रहे हो? राजनीति में सब बदल बदल के आते हैं और सबका वही काम होता है। सर अगर डीपीएसपी से स्टेट काम न करे तो सेंट्रल क्यों नहीं पूरी करवाती काम स्टेट से? बेटा वो भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीति तय करती है। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा मुख्यमंत्री वोट देने के बाद भाजपा को शपथ ग्रहण तक तुम्हें पता था कि कौन बनेगा? कोई ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ डीपीएसपी पे आप 5 साल बाद, जो अम्बेडकर साहब ने कहा उसी को ध्यान रखो, 5 साल से पहले पब्लिक नहीं कर सकती कुछ, लेकिन कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे बात ऊपर तक जा सके। यस, वो बेटा होता है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। ठीक है, समाज के लोग जब चौराहे पर निकलकर इकट्ठे होकर खड़े होकर इसकी मांग उठाते हैं तो जनता की आवाज के सामने, जो रामधारी सिंह दिनकर लिखते थे, समय का घर घर नाम सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जिस दिन जनता निकल पड़ेगी ना, उस दिन सिंहासन खाली हो जाएगा। 5 साल से पहले वही वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही हम भारत के लोग अगर जो कल सड़क पर खड़े हो जाए ना तो सरकार को अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। लेकिन इस बरसते हुए पानी में केवी त्रिपाठी तो बरसात होते हुए भी ऑफिस में आके खड़े हुए कि तुम्हें 10 बजे लाइव आना है। इतनी ईमानदारी से जब जनता अपना काम करने लगेगी तो सरकार भी ईमानदार हो जाएगी। सर शराब माफिया बनके आपको चुनाव जिताया जाए? ये भगवान बहुत मार मारेंगे, मानवेंद्र थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे। सर अगर शराबबंदी की विफलता पर क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट को इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए रहता है? नहीं बेटा, ये नहीं लिखना है, नहीं तो आईएएस कभी नहीं बन पाओगे, पीसीएस कभी नहीं बन पाओगे। अगर जो यह प्रश्न आता है
कि शराबबंदी की विफलता क्यों है, इसके क्या कारण हैं, तो वही तुम बोलोगे जो सरकार बोलती है। जब अभी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुली तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिए थे कि 40 दिन के लॉकडाउन में हम लोगों के खान पान की आदतें नहीं बदल सकते, और चूंकि लोगों में शराब पीने की आदत है, वो उनके खान पान का हिस्सा है, इसलिए हम शराब की दुकानों को खोल रहे हैं, जो काला बाजारी हो रही उसको रोकने के लिए। तो तुम यही कहोगे कि चूंकि शराब लोगों की आदत में शामिल है, एकदम से वो खत्म करने से समाज में और बुराइयां पैदा होने की संभावना रहती है। लोग अवैध शराब का सेवन करते हैं जिससे कि उनके जीवन को संकट हो जाता है, और जहरीली शराब और अवैध शराब पीने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए सरकार फिर विधिक तरीके से ही शराब की बिक्री कराती है। ऐसे उत्तर दिया जाता है। शराब माफिया बनकर नहीं, प्रशासन में जाकर जितवाइए। वेरी गुड समीक्षा। सर डांटेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने? सर डांटेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने? नहीं, शराब माफिया वाला पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा, कोई बात नहीं। चलो अब उस मुद्दे को खत्म करो। क्लियर हो गया ना तुम्हारे दिमाग में? बस यही मेरा उद्देश्य था कि तुम्हें पता रहे कि शराबबंदी किस अनुच्छेद में है, क्योंकि हेडिंग में नहीं आता। हेडिंग में तो लिखा है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। लोक स्वास्थ्य में ही ये छुपा हुआ है कि जिन भी चीजों से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो चीजें हैं उनका प्रयोग औषधि प्रयोजन से भिन्न मेडिकल यूज में तो होना चाहिए। अरे बेटा क्यों हम पे गुस्सा निकाल रहे? यही गुस्सा हमारा क्लास छोड़ के जाओ, अभी योगी जी के ट्विटर पे लिखो। ट्विटर दिखाऊं? इस ट्विटर पे जाओ, देखो मैं रोज फॉलो करता हूं। योगी जी अभी ट्वीट कर दिए होंगे, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ताजे ताजे ट्वीट। ये देखो, ये ट्विटर है गवर्नमेंट ऑफ यूपी, योगी जी का फोटो लगा हुआ है, दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इस पे ट्वीट करो जाके और इनसे कहो ये बात। दूसरा दिखा रहा हूं, ये वाला ट्विटर बरेली पुलिस, सॉरी मैं तुम्हें दिखाऊं वो वाला जो सीएम योगी साहब का, ये सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी दिख रहा है। इस पे जाके लिखो। यहां गुस्सा दिखाने से क्या होगा? स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है, देश का फ्यूचर है, सर शराब जरूरी है, ये सब वहां लिखो। हमें तो सब पता है, हम तो तुम्हें बता ही रहे हैं। क्लियर? चलो अब हम आगे 48, 47 भी जब जरूरी है, 48 भी जरूरी है। 48 में अभी गैया मैया आ रही है। चलो 48 की हेडिंग क्या है? लिखो, कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तुम लोगों को सच बता रहा हूं, मैं क्लास में जैसा बोलता हूं, इसी बोलने के कारण लोग मुझे अपने वेबिनार में, सेमिनार में बोलने के लिए नहीं बुलाते कि ये आदमी इस तरह से बोलने लगेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या किया जाए, नंगा सच जो आप आंखों से देख रहे हो उसको स्वीकार कैसे कर सकते हो? बोलना पड़ता है, इसीलिए लोग मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुलाते नहीं। जबकि जहां कहीं जाता हूं सोच समझ के बोलता हूं, लेकिन सच तो सच है यार, उसको नहीं झुठला सकते। एक कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके आगे हम पढ़ के सुना रहे, लिखिएगा भी कुछ मत, जो लिखवाऊंगा बस वो लिखिएगा। हेडिंग से ही ये क्लियर है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से, यहां पे जोर देके कहा गया है आधुनिक और वैज्ञानिक। ठीक, आधुनिक और वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन से चलेगा, प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। ये तो वही लाइन हो गई जो हेडिंग है। अब आगे की बात जो शॉर्ट में एक पॉइंट में लिख लेना, विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और बाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए, फिर असली बात है, और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। वध का प्रतिषेध, ठीक, prohibiting the slaughter of cows and
क्लैप्स, गाय और बछड़ों के वध को रोकने के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस अनुच्छेद के आधार पर प्रावधान किया जा सकता है? तो 48 की हेडिंग आपको लिखा दी थी, कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसी में अगले पॉइंट में नोट करके लिख लो, प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड क्लैप्स, गाय और बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध। ये 48 में राज्य का कर्तव्य है। अगर जो योगी जी गौ हत्या पर रोक लगा रहे हैं, गाय के बछड़ों की हत्या पर रोक लगा रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 48 के अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। क्लियर यहां तक? अच्छा, सुमित कह रहा है गाय संरक्षण इसी में आता है, अब समझ आया। हाँ, गैया मैया को लेके जितनी भी बातचीत चल रही है ये 80 अनुच्छेद के आधार पर चल रही है। ये राज्य का कर्तव्य है 48 में। इसमें बेटा गाय और बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं और भार वाहकों, चूंकि जिस समय एग्रीकल्चर अनुच्छेद ये कब लिखा गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 46 से 50 के बीच या उस समय के भारत को देखोगे तो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर निर्भर थी दुधारू पशुओं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट के हम लोग आदी थे, आर्यन, और साथ में भारवाहक सामान ढोने का काम बैलों से, पशुओं से होता था। इसलिए उस समय इसको लिखा गया था गाय, बछड़ा, दुधारू पशु और भारवाहक पशु। ये भी आगे लिख लो बेटा, भारवाहक पशु। भारवाहक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, माल ढुलाई के लिए जिन जानवरों की जरूरत पड़ती है। अदर मिल्किच एंड ड्रॉट कैटल जो भारवाहक है। तो गाय और बछड़े सबसे ज्यादा, चूंकि भारतीय संस्कृति या हमारे यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे तो उनको महत्व दिया गया। ऐसा नहीं है, गाय को महत्व तो अभी स्विट्जरलैंड में मैं देख रहा था, वहां तुम्हारे यहां से ज्यादा गाय को महत्व दिया जाता है। वहां का हर आदमी बहुत ज्यादा चॉकलेट पसंद करता है। बकरी इतना दूध नहीं देती, बकरी मांस ज्यादा देती है, इसलिए बकरी मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पाली जाती है, और गाय दूध और भारवाहक। लेकिन समय के साथ भारवाहक की भूमिका ट्रैक्टर ने ले ली एग्रीकल्चर में, और दूध में उन्नत नस्ल की भैंसें आने लगी तो गाय का यूज कम होने लगा। देसी गायों में जो आपकी साहीवाल और गिर गाय है, हाँ बेटा, भारवाहक भी जुड़ा हुआ है। 4 शब्द दिए गए हैं, गाय, बछड़े, दुधारू और भारवाहक पशु। तो इन चारों के लिए कहा गया है, गाय दुधारू के लिए और बछड़ा भारवाहक के लिए। तो इसलिए ये चूंकि आइडियल थे, जैसे अभी कह दिया जाए कि भारत में तमाम महान शिक्षक हुए हैं, जैसे कलाम साहब, ठीक है, कलाम साहब हमारे ऑफिस में ऊपर बैठे रहते हैं। तो इसलिए माल ढुलाई के लिए होता था और उनको कष्ट दिया जाता था, उसे देख दुख होता है। बट बरेली में घोड़े यूज हो रहे हैं क्या बेटा? सर, एनिमल का यूज माल ढुलाई में होता देख और उन पर अत्याचार किया नहीं बेटा। अत्याचार तो तुम्हें तब लगता है जब जानवर पर जो किसान लोग गाय और बैल पालते थे, बैल उनके लिए अपने पुत्रवत होता था। जिस तरह से पुत्र खेती में मदद करता था और अन्न उत्पादन बढ़ता था, वैसे ही बैलों को भी किसान अपने पुत्र की तरह पालता था। उनका सौंदर्य, रख रखाव, खान पान, फिर वो खेत में जुताई करते थे, अनाज ढोते थे और उससे किसान को लाभ होता था। ये तो शहरी व्यवस्था में तुम कहीं 1-2 सीन देखते हो, लेकिन बीफ मीट का एक्सपोर्ट तो शायद इंडिया का सबसे ज्यादा है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी कि बीफ से ही अभी सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा फॉरेक्स में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अरब के शेखों को गाय का मांस मीठा लगता है। और इसीलिए तुम कहोगे कि अब सरकार ने भारत में क्या कर दिया,
सर मिल्क तो और भी जानदार देते हैं तो ओनली गाय ही क्यों? बेटा जो हमारी आर्यन संस्कृति है, इतिहास पढ़ोगे जहां से वैदिक सभ्यता शुरू होती है, हिस्ट्री पढ़ाते हुए भी हमने तुम्हें कई बार बताया ना कि हिस्ट्री में साक्ष्यों के आधार पर 3 काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो हम उनको साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं ना। प्रागैतिहासिक काल कौन सा, प्री हिस्ट्री एज कौन सा होता है जिसमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री कौन सा होता है जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ रिटन एविडेंस भी होते हैं लेकिन नॉट रीडेबल होते हैं। फिर हिस्ट्री क्या होता है कि जहां आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन एविडेंस दोनों होते हैं और रिटन एविडेंस पढ़े जाते हैं। तो भारत में ऐतिहासिक काल कहां से शुरू होता है? ऋग्वेद से शुरू होता है। और ऋग्वेद में आप देखोगे कि दुधारू पशु के रूप में गाय का ही जिक्र है और भारवाहक के रूप में बैल का जिक्र है। और आजादी तक भारत में आधुनिक कारणों से भैंस महत्वपूर्ण हुई है, नहीं तो दूध के लिए सबसे बड़ा स्रोत गाय ही थी। और अभी भी धुलाई के लिए गांव में किसान भैंस के बच्चे को यूज नहीं करता, गाय के बच्चे को यूज करता है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जानवरों में मिल्क और भारवाहक में सबसे उन्नत रूप से में भारत में जिस जानवरों का प्रयोग होता था वो गाय और बछड़ा था, इसलिए गाय और बछड़ों को रखा गया। और आज चूंकि उस आर्यन कल्चर से हम लोग डेवलप हुए हैं तो हमारे लिए गाय और बछड़ा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी था और कोई कारण नहीं है। इसीलिए गौ हत्या के खिलाफ हिंदू समाज, आज तो वो राजनीति का मुद्दा हो चुका है, ठीक। लेकिन बीफ मीट एक्सपर्ट, हाँ जानदार, जब ये गैर कानूनी है तो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कैसे? इसमें सरकार ने एक ये काम कर दिया है कि इलीगल स्लैटर बंद किया है, लीगल स्लैटर को परमिशन है। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में गाय की कटाई पर रोक है, उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार और बंगाल में गाय की कटाई खूब हो रही है। तो यूपी में तुम्हारे यहां रोक है, बिहार और बंगाल और केरल और पूरे देश में रोक नहीं है। वहां गाय की कटाई वैधानिक रूप से हो रही और डिब्बे में बीफ पैक करके सीधा वहां भेज दिया जाता है, ठीक है। गाय और बैल। आज तुम लोगों ने आर्टिकल कम पढ़े, हमें ज्यादा बुलवा दिया, थका दिया। लेकिन खैर प्रश्न पूछा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चाहे वो आर्टिकल 45 वाला ये वाला कॉन्सेप्ट हो, आज क्लियर हुआ होगा। 47 का शराबबंदी वाला मामला हो या 48 में गौवध वाला हो, आज ये सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। समीक्षा भी आके क्लास करती है, अच्छा लगता है और लगातार रिस्पॉन्ड भी करती है। बैल का ही अधिक प्रयोग है, हाँ बिल्कुल, गाय और बैल ही सबसे ज्यादा बड़े स्रोत थे दूध और भारवाहक के। अब आधुनिक प्रणालियों में भैंस आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी में एक और संशोधन हुआ, 48 से मिलता जुलता एक नया आर्टिकल जोड़ा गया बाद में। तो नीचे अगला अनुच्छेद लिखो 48A, 48A, 48 का ये नया आर्टिकल जुड़ा है। 48 का में क्या कहा गया है उसकी हेडिंग लिख लो। 48A, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या हेडिंग है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चूंकि कृषि और पशुपालन की बात हो रही थी, उसी के साथ इसको जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसमें सिर्फ हेडिंग ही ये आर्टिकल है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की रक्षा करे, राज्य का कर्तव्य होगा कि वन और वन्य जीव की रक्षा करे। और ये आर्टिकल कब जोड़ा गया? तो वही आगे लिख लो नोट करके, 42वें संविधान संशोधन 1976।
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और ये हमने कल भी कहा था कि 76 के जितने अमेंडमेंट है वो सब एक जगह आप लोग नोट कर लेना। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये 42 में जोड़ा गया पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करने का। ठीक है दोस्त, ये हो गया 48। और अब 1 घंटा होने जा रहा है। आज बहुत बुलवा भी दिए हो तुम लोग, इसलिए आज यहीं पे रोकते हैं। कल 10 बजे हम लोग फिर लाइव मिलेंगे। तब तक आप अपने और मन में प्रश्न पैदा करना। लाइव क्लास में आपका यही मामला लिखा तो सब किताबों में, लक्ष्मीकांत में लिखा है, बेयर एक्ट से अलग हम क्या पढ़ाएंगे। हमारे साथ आप डिस्कशन किया करो, क्वेश्चन पूछा करो, जिससे पॉइंट्स क्लियर हो। आज बच्चों ने पूछा तो इतने सारे क्लियर हुए। आज बहुत कुछ नया जाना मैंने आज। वेरी गुड बेटा। फिर क्या है, गुरुजी आज बहुत से पॉइंट क्लियर हो गए, पता ही नहीं थे। वेरी गुड सर। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट इसी आर्टिकल में है क्या? बिल्कुल बेटा, उसका आधार बनता है। किसी आर्टिकल में कोई चीज नहीं होती। सरकार के लिए जो कर्तव्य है उनके आधार पर सरकार काम करती है, और वो दूसरी जगह से भी। अभी तुम्हें जब एफडी पढ़ाएंगे तो वहां भी पर्यावरण की बात आएगी। तब हम तुम्हें जोड़ के बताएंगे कि पर्यावरण कहाँ कहा गया और प्राकृतिक पर्यावरण कहा गया। अभी डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, एफडी में भी पर्यावरण की बात आएगी। फिर दोनों को जोड़ के गौरव हम तुम्हें बता देंगे कि ये कहां से बात आती है। थैंक यू बेटा। आज का क्लास खत्म करते हैं और कल हम लोग 10 बजे फिर लाइव मिलेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और किताब पढ़िए, और बाकी फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच। सब लोगों को धन्यवाद, और क्वेश्चन पूछने के लिए और जुड़े रहने के लिए शुभकामनाएं। हाँ, अब एक ये तो कह ही रहा, पेज ज्यादा से ज्यादा लाइक कराइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो देखने के लिए मोटिवेट करिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा, 35-36 लोग जुड़ते हैं, मन उदास हो जाता है। ठीक है, ओके, टेक केयर। प्रमोशन आप लोग अपने फेसबुक वॉल और इस सब पे खूब करिए, ये मेरी तरफ से आदेश। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं।